चलो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा मोबिलिटी। अब ध्यान से देखो, मोबिलिटी को जनरली डिनोट करते हैं म्यू से। बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, छोटा सा ही है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल के लिए यूज़ किया जाएगा और डायरेक्ट न्यूमेरिकल तुमसे पूछा जाएगा इस पर, ठीक है। मोबिलिटी क्या होता है कि जब आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जब आप रेशियो ले लेते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो रेशियो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं। मोबिलिटी का इन द सेंस हो गया कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन की तरफ जब वो मूव करता है तो बेसिकली उसी को क्या डिफाइन किया गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसी को डिफाइन किया गया मोबिलिटी। जैसे याद होगा जो पिछले फिगर बनाए थे प्रूफ करने के लिए, तो ये एक क्रॉस सेक्शन हो गया, ये एक दूसरा क्रॉस सेक्शन हो गया, और याद होगा यहाँ से यहाँ क्या यहाँ लगाए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए थे। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता था, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता था। तो एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को हम क्या डिफाइन कर दिए हैं, मोबिलिटी डिफाइन कर दिए हैं। अच्छा, वीडी का फॉर्मूला क्या निकाले थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या निकाले थे, ई टाउ बाई m। तो ये वैल्यू ले जाके वहाँ पुट कर दो, तो म्यू इज इक्वल टू वी डी की वैल्यू पुट करोगे तो ई टाउ अपॉन m इंटू ई। तो ये बेसिकली तुम्हारा हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू रखने के बाद म्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन। ठीक, समझ आया। चाहो तो फिर ई से ई काट भी सकते हो, तो एक और बन जाएगा म्यू इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन m। तो ये बेसिकली तुम्हारा बन जाएगा मोबिलिटी। बहुत ज़्यादा नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला याद रखना, क्योंकि पेपर में तुमसे डायरेक्ट वो देंगे, मोबिलिटी वेलोसिटी दे देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे, और तुमसे सीधे सीधे वो क्या पूछ लेंगे, मोबिलिटी वो तुमसे पूछ लेंगे। इससे ज़्यादा वो उतना ज़्यादा कोई पूछ नहीं वाला इसमें, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा मोबिलिटी। सेकेंड है तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट। इसमें रिलेशन पहले से याद रखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट, आई इज इक्वल टू क्या था, वीना, यही था रिलेशन आपका, यही था ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन तुम्हारे पास यही था। अब इसके लिए बेसिकली जो आप प्रूफ करोगे तो फिगर वही रिपीट होगा जो पीछे फिगर बनाए हो। जैसे ये तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा हो गया कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन हम बेसिकली बोलते हैं, और लगभग इनफाइनाइट हम मानते हैं कि मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कंडक्टर को तुम कनेक्ट कर दो किससे, बैटरी से तुम इसको कनेक्ट कर दो। बैटरी से कनेक्ट किया तो बैटरी का पोटेंशियल क्या हो गया, V, और जैसे ही बैटरी का पोटेंशियल V बैटरी कनेक्ट करोगे तुरंत एक वहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। और इस कंडक्टर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में जाएंगे कि अपोजिट जाएंगे, अपोजिट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलता है। वो याद करो, कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स लगता है, कितना फोर्स लगता है, हाँ 9 बार है जो पूछे हैं, क्यू बाई ई। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज को रखते हो तो कितना फोर्स लगता है, क्यू ई, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इन द डायरेक्शन लगेगा, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो अपोजिट लगेगा। समझ आया, क्लियर हुआ। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ सेट हो गया है तो उसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। बाकी जो कंडक्टर की जो तुम्हारी लेंथ है, कंडक्टर की लेंथ तुम मान लो कि तुम्हारे पास L है। समझ आया, क्लियर हुआ। अब तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तुम्हारे पास पोटेंशियल है और कंडक्टर की लेंथ है, तीनों में कोई रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और लेंथ में कोई रिलेशन, याद करा दिए चुका हूँ। V इज इक्वल टू ई इंटू डी, वेद, D का मतलब होता है डिस्टेंस। फिलहाल पर्टिकुलर सिचुएशन में तुमने D की जगह L माना है, तो यहाँ लिख सकते हो V इज इक्वल टू ई इंटू L, ये लिख सकते हो। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V अपॉन L। ये बन गया तुम्हारा क्या, इक्वेशन नंबर 1। समझ आया। अब आपको दूसरा काम करना है कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन निकालो कि इसके अंदर टोटल कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। भाई देखो, जितना जिसका वॉल्यूम होता है वो उतना ही अपने अंदर स्टोर कर पाएगा, अपने अंदर। बॉटल का 1 लीटर का बॉटल अगर खरीदे हो तो उस बॉटल का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, तो 1 लीटर से पानी वो ज़्यादा स्टोर
नहीं कर सकता है। कोई भी कंडक्टर, अगर तुम्हारे पास ये कंडक्टर है तो जितना इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन होगा, जितना इसका एरिया होगा, जितना इसका लेंथ होगा, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो जितना इस कंडक्टर या जितना इस मार्कर का वॉल्यूम होगा उतना ही मटेरियल अपने अंदर स्टोर कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो अगर हम किसी कंडक्टर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं तो बेसिकली उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे। तो जितना किसी कंडक्टर का वॉल्यूम होता है उतना उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर इसका क्रॉस सेक्शन, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन अगर आप A मानते हो, इस कंडक्टर की लेंथ A है, तो इसके क्रॉस सेक्शन को इसके लेंथ से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। और हमें नहीं पता ना कि एग्जैक्टली कितने इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट हैं, तो अगर हमें एग्जैक्टली नहीं पता तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, n से मल्टीप्लाई कर दें। इससे हमें क्या पता चल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कि किस कंडक्टर के अंदर टोटल कितने फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। समझ आया, क्लियर हुआ। अब अगर इलेक्ट्रॉन एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन पर ट्रांसफर हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना ही तो चार्ज का ट्रांसफर होता था, कि चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो हम पहले चैप्टर पढ़े हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन एक क्रॉस सेक्शन से अगर दूसरे क्रॉस सेक्शन पर ट्रेवल कर रहा है, विच मीन्स चार्ज कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो चार्ज ट्रांसफर कैसे निकालते थे, Q इज इक्वल टू N इंटू E। तो इस N की वैल्यू क्या हो गई, नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास, NaL। तो इस N की जगह पुट कर दो NaL इंटू E। अब थोड़ा ये कंफ्यूज मत होना, N का मतलब क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये N कह रहा है कि तुमको उसकी वैल्यू रखनी है कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो कि तुम्हारे पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, NaL। जितना वॉल्यूम होगा उतना तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये वैल्यू ले जाके यहाँ पुट कर दो इंटू E। तो यहाँ से अगर आप Q निकालोगे तो Q इज इक्वल टू NaL इंटू E। ये हो गया तुम्हारे पास टोटल क्या प्रेजेंट हो गया तुम्हारे पास, टोटल चार्ज प्रेजेंट हो गया जो इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। ठीक, दूसरा, यहां से इलेक्ट्रॉन चल के यहां तक आया है। तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तक चल के आया होगा तो कुछ स्पीड कवर किया होगा, भाई कुछ स्पीड से आया, उसने डिस्टेंस कवर किया और कुछ टाइम भी कवर किया। तो अगर मैं उस इलेक्ट्रॉन का स्पीड निकालूं तो इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से आता है, इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से आता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसकी जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होगी वो क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो, जितनी कंडक्टर की लेंथ होगी तो डिस्टेंस कितना हो गया L, और कितने टाइम में, तो T टाइम में। T इज इक्वल टू जरा निकालो, तो T इज इक्वल टू L अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ आ गया। नेक्स्ट, करंट निकालना था ना। अब तुम पढ़े हो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो I इज इक्वल टू Q की वैल्यू क्या ये रही, तो Q की वैल्यू क्या पुट कर दो, NaLe। और टाइम की वैल्यू ये रही L अपॉन Vd। तो L और Vd नीचे रखोगे तो Vd कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला आएगा Vd। तो ये चला गया Vd ऊपर, L से L तुम्हारा कट गया, तो ये कट गया। तो I इज इक्वल टू, अब देखो Vd को आगे लिख लो तो Vd आगे हो गया, बाद में ENA। तो ये रिलेशन याद रखना, याद करने का तरीका क्या था, याद करने का तरीका इसका क्या था, I इज इक्वल टू वीना। ये तरीका याद रखना, रिलेशन डैम श्योर है, ये रिलेशन आपसे पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल आएगा, ये आपसे क्लास में कहीं भी पूछेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो I इज इक्वल टू वीना, ये याद रखना। क्लियर हुआ, समझ आए, ये एक पर्टिकुलर रिलेशन है। अब इसको तुम चाहो तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हो, किसकी वैल्यू रख के, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रख के बढ़ा दो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, Vd इज इक्वल टू क्या होता है, E टाउ बाई m। तो चाहो तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हो। तो I इज इक्वल टू Vd इज इक्वल टू क्या हो गया, E टाउ अपॉन m। ये Vd की वैल्यू हो गई, मल्टीप्लाई बाद में ENA। अच्छा, E इंटू E क्या हो गया, E स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू E स्क्वायर ENA टाउ अपॉन, ये भी कर सकते हो, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, याद सिर्फ आप कौन सा करिए, ये वाला करिए, ये वाला याद करो, बाकी सब ड्राइव होता चला जाएगा। अच्छा, तुम्हारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E, और E की वैल्यू यहाँ क्या है, तो ये चाहो यहाँ पुट कर दो, एक फार्मूला और ड्राइव हो जाएगा। I इज इक्वल टू E स्क्वायर, E की जगह क्या रख सकते हो, V अपॉन L, बाकी
ए टाउ और अपॉन एम। तो ये भी एक फॉर्मूला तुम्हारा बन गया। तो अब बहुत ज़्यादा इसका टेंशन नहीं लेना है कि क्या कैसे क्या होगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, आप सिर्फ ये याद करो, बाकी तो आप वैल्यू रख रख के निकालते चले जाओगे। समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक। अब एक बार जो रेजिस्टेंस और रिलेशन हम पढ़े थे उसका खाली रिलेशन चेक कर लो। जैसे 10th क्लास में क्या पढ़े थे? R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यही पढ़े थे। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यही पढ़े थे। और ओम्स लॉ में क्या पढ़े थे? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या इन शॉर्ट आप क्या पढ़े थे? V इज इक्वल टू आई आर। तो वो कैसे आया है वो देखो, ये वाला जो इक्वेशन है ये वाला है, इसको जरा उठाओ तो यहाँ से, तो इसको लिख सकते हो I इज इक्वल टू ई स्क्वायर वी एन ए टाउ अपॉन एल इंटू एम। अब देखो कुछ करना नहीं है, इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो एम एल इधर चला आएगा, तो ये m इंटू एल मल्टीप्लाई बाई आई इज इक्वल टू, पोटेंशियल को यही रहने दो, पोटेंशियल को यही रहने दो, बाकी टर्म नीचे लेके आओ। बाकी टर्म नीचे लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर एन ए टाउ, और यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा क्या बचा? v बचा। अब ये बताओ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एक बार कंडक्टर बना दिए, कंडक्टर सेट कर दिए एक्सपेरिमेंट में, तो उस समय लेंथ कंडक्टर की फिक्स हो गई, तो L कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट, टाउ कांस्टेंट। तो ये पूरा टर्म आपका क्या हो गया? कांस्टेंट। और जब कांस्टेंट हटेगा, यहां से जब कांस्टेंट हटेगा तो बीच में इज इक्वल टू हटता है, कौन सी साइन आती है? प्रोपोर्शनलिटी की साइन आएगी। तो जब प्रोपोर्शनलिटी की आएगी तो आप क्या लिख सकते हो? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। एक्चुअल ये V पोटेंशियल क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो ये जो ओम्स लॉ में तुम पढ़े थे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वो एक्चुअल ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही आपको ले आके प्रूफ करा दिया। तो एक्चुअली ओम्स लॉ की जो ओरिजिन हुई थी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही आ गई थी। वो बस इस बात को ऑब्जर्व किसने किया था? ओम्स ने किया था कि किसी भी सर्किट के अंदर अगर आपको करंट बढ़ाना है तो आप उस सर्किट का क्या चेंज करिए? पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करिए। जितना उस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस रखोगे उतना ही उस सर्किट में करंट की वैल्यू हाई मिलेगी। अब ये तुमसे क्रॉस में वो तुमसे पेपर जब दोगे तो केस बेस स्टडी करके करेंगे, पूछेंगे कि तुम्हारे पास 3 केसेस हैं, मान लो ए बी सी, और तुमसे कहेंगे कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 26 वोल्ट है, जस्ट एन एग्जांपल। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 26 वोल्ट है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट है, और यहाँ का पोटेंशियल बोलेंगे 32 वोल्ट है। कहेंगे विच वन ऑफ देम हैव मैक्सिमम करंट? इन तीनों में से सबसे ज्यादा करंट किस में फ्लो किया जाएगा? ए बी सी सबसे ज्यादा किस में होगा? सी में होगा, क्योंकि सी में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा या जिसके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें करंट फ्लोइंग भी ज्यादा होगा। तो कुल मिला के आपको अगर अपने सर्किट में करंट बढ़ाना है तो आप बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाइए या बैटरी का पावर बढ़ाइए। ये जो बच्चे साइंस एग्जीबिशन में पार्ट लेते हैं तो आपने देखा होगा एक छोटा सा 20 वोल्ट का डीसी वोल्ट आता है ना, बैटरी छोटा सा, पंखा उंखा चलाते हैं, मोटर वोटर उसे चलाते हैं ना। अब आप सोचो कि वो जो बैटरी है वो बहुत कम पावर की होती है, और अगर पावर उसका कम है तो उसका वोल्टेज भी, उसका जो करंट निकलेगा वो भी क्या निकलेगा? कम निकलेगा। अगर तुम बड़ी बैटरी लगा देते हो तो उसका करंट ज़्यादा निकलेगा। आप प्रैक्टिकली सोचो, आपके पास इन्वर्टर की भी बैटरी होती है, और जो वो 10 रुपए वाली जो छोटी वाली जो बैटरी होती है वो भी बैटरी ही होती है। आप बताओ किसको छूने से आपको शॉक लगेगा? वो 10 जो छोटे वाला है वो कि इन्वर्टर की बैटरी से? क्योंकि इन्वर्टर की बैटरी के पास पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो उसका करंट फ्लोइंग, तो वो करंट बहुत तेज लगेगा आपकी बॉडी को, शॉक बहुत तेज आपको देगा। लेकिन जो छोटा वाला बैटरी होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? कम, और पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो उसका करंट भी तो कम होगा, तो इसलिए आपको शॉक कम लगता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी सर्किट में अगर करंट बढ़ाना है
किसी भी सर्किट में अगर करंट बढ़ाना है तो किसकी गर्दन पकड़ोगे? पोटेंशियल डिफरेंस की गर्दन पकड़ो, उसी को बढ़ाओ किसी तरह। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो करंट ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। यही ओम्स ने समझाया था। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि उस समय फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट, जैसे टेम्परेचर और प्रेशर, आपको क्या रखना उस समय? कांस्टेंट रखिएगा, नहीं तो वायलेट कर जाएगा। हाई टेम्परेचर पर ओम्स लॉ वायलेट कर जाता है। ये जनरली नहीं बताया जाता, किताबों में भी बहुत कम लिखा है। अब जब किताब खोल के पढ़ोगे तभी पाओगे। यहाँ हम तो टीचर के भरोसे ही रहते हैं, तो किताब तो खुलते ही नहीं है। तो बेसिकली अभी वो आगे हम बता देंगे कि ये जो ओम्स लॉ जो आप ये कह रहे हो ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये एक सर्टेन टेम्परेचर तक ही फॉलो करेगा। अगर एक सर्टेन टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर से ऊपर गए तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा, वायलेट कर जाएगा, वहां वो नहीं फॉलो करेगा फिर। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक सर्टेन टेम्परेचर तक ही आपका पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा? I के करंट के प्रोपोर्शनल होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। समझ आया? क्लियर हुआ? अब देखो एक चीज और इसमें, जैसे तुमने इसको कांस्टेंट बोला, ये पूरा का पूरा टर्म तुम्हारा क्या था? ये पूरा का पूरा क्या था तुम्हारा? कांस्टेंट था। तो ये जो कांस्टेंट तुमने बोला, मैं इस कांस्टेंट को मान ले रहा हूं R। ध्यान समझना, रिलेट हो जाएगा। इस कांस्टेंट को मैं बोल रहा हूं R, तो R इज इक्वल टू M इंटू L अपॉन E स्क्वायर NA और इंटू टाउ। क्या ये वैल्यू हो गई? R। अच्छा इमेजिन करो, जब यहां से हटाते थे प्रोपोर्शनलिटी का साइन, जब यहां से हटाते थे डायरेक्टली इज इक्वल टू, तो I और कांस्टेंट के रूप में क्या यूज किए थे? यहाँ पे R ही यूज किए थे कि नहीं यूज किए थे? और इस R को तुमने क्या नाम दिया था क्लास 10th में? क्या नाम दिए थे इसको? रेजिस्टेंस नाम दिए थे, याद है ना? अब अगर यहां से चेक करो, ये बताओ कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम चाह के भी चेंज नहीं कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 तुम चाह के भी चेंज नहीं कर सकते हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर तुम चाह के भी चेंज नहीं कर सकते हो। टाउ रिलैक्सेशन, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच का रिलैक्सेशन टाइम तुम चेंज नहीं कर, लेकिन तुम उस कंडक्टर की लेंथ तो चेंज कर ही सकते हो। वो तो तुम्हारे हाथ में ना, वो तुम कर नहीं रहे थे, लेकिन तुम चाहो तो कंडक्टर की लेंथ बढ़ा सकते हो या कंडक्टर की लेंथ घटा सकते हो। सेम एरिया भी उस कंडक्टर का घटा सकते हो और बढ़ा सकते हो। इसका मतलब है कि इसमें M N E और टाउ, ये पूरा टर्म क्या हो गया तुम्हारा? कांस्टेंट हो गया। तो अगर ये जो पूरा टर्म है ये हो गया कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हम बोल रहे हैं रो। इस कांस्टेंट को हम बोल रहे हैं रो। इसकी वैल्यू हो गई M अपॉन E स्क्वायर N और टाउ। समझ आया? क्लियर हुआ? अब अगर ये इतना टर्म कांस्टेंट है, तो अगर मैं यहां से कांस्टेंट को हटाऊं, तो इज इक्वल टू की साइन कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? प्रोपोर्शनलिटी की साइन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या है, क्या लिख सकते हो? R इज प्रोपोर्शनल टू M E N टाउ। ये सब कांस्टेंट था। तो अगर मैं कांस्टेंट हटा दिया तो क्या लग गया? प्रोपोर्शनलिटी की साइन। बचा सिर्फ क्या है आपके पास? L बाई A। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई, यही तो पढ़े थे क्लास 10th में कि रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया के प्रोपोर्शनल में आना जाता है। और यहां जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, यहां जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो क्या लगेगा? इज इक्वल टू, साथ में क्या लगेगा? कांस्टेंट। वो कांस्टेंट की वैल्यू यही तो माने हो, क्योंकि इस कांस्टेंट की वैल्यू, यहां का जो कांस्टेंट हटाए थे उसको क्या माने थे? रो। तो यहां कांस्टेंट के रूप में कौन लगेगा? रो L बाई A। तो ये 10th में जो पढ़े थे R इज इक्वल टू रो L बाई A, वहां पे जो रो है वो कौन है? M अपॉन E स्क्वायर N टाउ। समझ आया? तो ये वैल्यू याद रखिएगा, हो सकता हो क्रॉस में। और मैं कह रहा हूं याद करने की क्या जरूरत है, तुम खाली सीधे सीधे ये याद रखो, तुम्हें याद पूरा का नहीं करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट 30 सेकंड लगेगा निकालने। अगर तुमको ये याद है, तो फट से तुम पहले किसकी वैल्यू रखो? स्टेप समझ लो। सबसे पहले किसकी वैल्यू रखोगे? ड्रिप वेलोसिटी की वैल्यू रखते ही ये इक्वेशन मिल जाएगा। और जैसे ही इक्वेशन मिलेगा, यहाँ पे किसकी वैल्यू रख दो? इलेक्ट्रिक फील्ड की, V बाई L। ये क्वेश्चन मिल जाएगा। और ये मिलते ही I और V को खाली देखो, I और V को सामने रखो, आमने सामने रख दो, बाकी को इधर करके कांस्टेंट करके इस पूरे कांस्टेंट को क्या मान लिया गया? R। और इस R में भी जो कांस्टेंट है उनको निकाल के उसको क्या मान लो? रो। तो याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये एक क्वेश्चन याद रखो, वहीं से सारा डराइव होते चला आएगा। समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक, तो वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी ओम्स लॉ तो बाद में आएगा ही, वो तो आएगा ही अभी। बट सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या पढ़े? चार्ज पढ़े,
फिर चार्ज का अगर फ्लो होता है तो क्या पढ़े, करंट पढ़े, करंट टेंसर या स्केलर क्वांटिटी होती है उसकी यूनिट पढ़े, करंट कितने तरीके का होता है, स्टडी करंट, अल्टरनेटिंग करंट, डीसी करंट, वो पढ़े। उसके बाद का टॉपिक क्या पढ़े, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ही जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस में लेते जा रहे हो, वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी धीरे 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 किसको इंट्रोड्यूस करा दिया, रेजिस्टेंस। वही रेजिस्टेंस उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी धीरे धीरे किसको इंट्रोड्यूस करा दिया, रो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, या इसी का दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आप सोचो उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ही मॉडिफाई करते 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 आपको उसने रेजिस्टेंस दिया, और उसी रेजिस्टेंस से आपको क्या मिल गया, रेजिस्टिविटी मिल गया। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही आपकी ओरिजिन है, वहीं से सब कुछ धीरे धीरे आ रहा है आपका। समझ आया, क्लियर हुआ। अब तुमसे बेसिकली अगर इन शॉर्ट में तुमसे वो रिलेशन पूछते हैं, ये तो हो गया। अब अगर तुमसे समरी, हालांकि उसमें है, नोट्स में है, अगर तुमसे समरी पूछा जाता है कि सारे का समरी बता दो, जैसे पहला रिलेशन तुमसे कह रहे हैं, पहला रिलेशन बताओ आई और वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसमें रिलेशन, आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू वीना, निकल गया पहला रिलेशन। दूसरा तुमसे पूछ रहे हैं करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन बताओ, करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो I इज इक्वल टू, इसी को ओपन कर दो, इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, ई टाउ बाई एम इंटू ENA। अच्छा E इंटू ई क्या हो गया, तो ई स्क्वायर। तो डायरेक्ट यहाँ पे इसको हटा के यहाँ क्या कर दिए। अब देखो करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन आ गया। फिर तुमसे कहेंगे करंट और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन बताओ, इसी ई को चेंज कर दो। तो इसी ई को चेंज करोगे, ई को क्या लिख सकते हो, V/L, क्योंकि ये याद है ना, वेद याद है ना ये। तो यहां से ई निकालोगे तो V/D, और फिलहाल तुम प्रेजेंट कंडीशन में डी की जगह तुम किसको मान के चल रहे हो, L। तो इसी ई को रिप्लेस कर दो, ई स्क्वायर, ई की जगह लिख सकते हो V/L M टाउ NA। चलता गया, हो गया ना। अब बस वही पुराना काम है, आई वी को यहीं रहने दो, इन सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाओ अभी तुमको। तो ये तीन रिलेशन, करंट वर्सेस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट वर्सेस पोटेंशियल, तीनों का रिलेशन याद रखिए। एक याद रखो, हम बार बार चिल्ला रहे हैं, एक याद रखो, ये याद रखो, बाकी सब निकलता जाएगा, वो ध्यान में रखिएगा। समझ आया, क्लियर हुआ। चलो अच्छा, पीछे वाले में बेसिकली जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसने इंट्रोड्यूस कराया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद उसने रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करा दिया, और एक टॉपिक उसने और इंट्रोड्यूस करा दिया, क्या, रेजिस्टिविटी। तो उसने दो टॉपिक आपको और इंट्रोड्यूस करा दिया, एक करा दिया रेजिस्टेंस और एक उसने इंट्रोड्यूस करा दिया रेजिस्टिविटी। ठीक, दूसरा रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम याद रखो, रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जब प्रैक्टिकल देने बैठोगे, वाइवा देने जब बैठोगे, तो वो आपसे कहेगा व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो तुमको तो यही याद रहता है रेजिस्टेंस, तो यही इसकी जगह इसको डिफाइन करके आओगे कि रेजिस्टेंस यही होता है। तो क्योंकि इसका नाम इसके नाम में फर्क है, वो ये आ जाता है, तो तुमको लगता है यही है वो। तो थोड़ा ध्यान देना, रेजिस्टिविटी का ही दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। समझ आया। एक टर्म और है इसी से मिलता जुलता, डेट इज कॉल्ड रजिस्टर। तो तीनों टर्म्स की जब वहां वाइवा देने बैठोगे तो पहले पूछेंगे कि रेजिस्टेंस सुने हो नाम, बोलोगे हाँ, रेजिस्टिविटी हाँ, रजिस्टर हाँ, कहेगा तीनों डिफरेंस बताओ। तो तीनों का डिफरेंस आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि क्या है। सबसे पहले रजिस्टर, कभी भी लास्ट में फिजिक्स में अगर टॉर आया, इसका मतलब वो डिवाइस है। जैसे कैपेसिटर, तो लास्ट में टर आता है, रजिस्टर, और अभी आगे एक और पढ़ोगे इंडक्टर। तो तीन पढ़ना है आपको, जिसमें से एक पढ़ चुके हो ऑलरेडी कैपेसिटर, एक अभी पढ़ोगे रजिस्टर, और एक अभी आगे पढ़ोगे इंडक्टर। तो रजिस्टर जो होता है वो आपका क्या होता है, डिवाइस होता है। जैसे पंखा रजिस्टर है, बल्ब रजिस्टर है, गीजर रजिस्टर है, वॉशिंग मशीन रजिस्टर है, फैन ये सब आपका क्या है, एक रजिस्टर है, एक डिवाइस है, एक कंडक्टर है। समझ आया। अब आता है रेजिस्टेंस और आता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस का मतलब समझो पहले, रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्ज। हमको चार्ज को रोकना है, हमको बस चार्ज को ऑफर करना है कि हमको भाई चार्ज हमको रोकना है। हम रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते हैं वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम रोकने का प्रयास हम करेंगे, हम खड़े होंगे, हम रोकेंगे। जस्ट एन एग्जांपल, आप इमेजिन करो किसी भी इंस्टीट्यूट में या किसी भी कहीं भी कोई, मान लिया आपके पास इंस्टीट्यूट है और आपने उसके गेट के सामने दो लोगों को खड़ा कर दिया, दो बाउंसर आपने मोटे हट्टे तगड़े खड़ा कर दिया। ठीक, अब कोई बाहर से आ रहा है तो उसने क्या किया, उसने रोका,
उसने रोका, रुक गए, वो ज़बरदस्ती आने की कोशिश किया, वो आ नहीं पाया, आपने उसको रोक दिया, रुक गए वो। आपने क्या किया, आपने 3rd 4th क्लास के बच्चे को खड़ा कर दिया वहीं पे, और उसको भी यही सेम जिम्मेदारी मिली कि जो अंदर आएगा उसको रोकना। तो जब कोई आदमी आएगा तो वो उसको भी रोकेगा, रजिस्ट तो वो उसको भी करेगा, लेकिन क्या वो उसको रोक पाएगा? बात ये है, पॉइंट ये है, वो रोकना चाहेगा लेकिन उसको रोक नहीं पाएगा। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोजिशन टू ऑफर करना, किसी भी चीज को रोकना। अगर हम रोक ले रहे हैं, अगर हम रोक ले गए, इसका मतलब हमारे अंदर वो प्रॉपर्टी है कि हम उसको रोक ले गए। और अगर हम उसको रोक नहीं पाए मतलब हमारे अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन हमने कम से कम रोकने का प्रयास तो किया, कोशिश तो किया। वो जो आपका सिर्फ प्रयास होता है ना कि मैंने रोकने का प्रयास किया, उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज होता है उसके फ्लो को रोकना क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है। कि हम फ्लो ऑफ चार्ज को रोक देंगे तो वो रेजिस्टेंस कहलाएगा। अगर उस फ्लो को तुम परमानेंटली रोक दिए, तुम्हारी एबिलिटी, तुम्हारी टेंडेंसी, तुम्हारी प्रॉपर्टी, अगर तुम रोक ले गए तो वो एबिलिटी, प्रॉपर्टी रोकने की क्या कहलाती है? रेजिस्टिविटी। तुमको खड़ा किए, तुम नहीं रोक पाए, रोकने का प्रयास किए लेकिन रोक नहीं पाए, प्रयास तो किए तो रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर तुम रोक ले गए तो तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी, वो क्षमता, वो प्रॉपर्टी थी ना कि तुम रोक ले जाओगे, तो उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। तो एबिलिटी, प्रॉपर्टी और टेंडेंसी कि हम फ्लो ऑफ चार्ज को रोक ले जाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। लेकिन सिर्फ हम रोकना, सिर्फ ऑफर करना, रजिस्ट करना, रोकना, सिर्फ ऑफर कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। समझ आया? अब ये रेजिस्टेंस की जो ओरिजिन हुई थी वो अभी पीछे किए थे ना कि ये डिस्क्राइब जब कर रहे थे कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो जब इसको डिस्क्राइब किए थे तो यहाँ से कांस्टेंट हटाए थे, तो बेसिकली V इज इक्वल टू I और कांस्टेंट के रूप में किसको यूज किए थे? R को। यहाँ से R की वैल्यू निकालो तो R इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन I। मतलब कि एक दूसरी डेफिनेशन भी सेट कर सकते हो। एक तो रेजिस्टेंस की आपकी डेफिनेशन हो गई कि फ्लो ऑफ चार्ज को वो रोकेगा, चार्ज को रोकने की कोशिश करेगा, वो एक डेफिनेशन तो आपको सेट है। दूसरी, आप अगर नहीं उस टाइम पे याद है तो आप ये भी लिख सकते हो, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट इज ऑल्सो नोन एज रेजिस्टेंस। समझ आया? द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट इज ऑल्सो नोन एज रेजिस्टेंस। समझ आया? अब यूनिट की अगर कोई बात की जाए, यूनिट बोला हूं तो अगर यूनिट की बात की जाएगी, यूनिट हमेशा कैसे निकालते हैं? उस पर्टिकुलर क्वांटिटी के फॉर्मूले में जाके। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट हो गई, और करंट की यूनिट क्या हो गई? एम्पियर हो गई। तो वोल्ट को किस सिंबल से डिनोट करते हैं? V। एम्पियर को A। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई? वोल्ट पर एम्पियर। ये रेजिस्टेंस की यूनिट है। लेकिन आपसे अगर कोई पूछता है कि रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या है, तो पता है रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट ओम, जिसको ये से डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो ये उसकी SI यूनिट है और ये इसकी यूनिट है। समझ आया? क्लियर हुआ? इतना क्लियर है? दूसरा, अब एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन डिपेंडेंसी की आती है कि R के फॉर्मूले में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों आ रहा है। इससे सहमत हो कि R के फॉर्मूले में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों आ रहा है? तो एक बेसिक मेंटल एबिलिटी हमारी ये कहती है कि रेजिस्टेंस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड करेगा। ये सोचोगे ना कि रेजिस्टेंस जो है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड करेगा। बट आप ये बताओ, ये जो R आपने यहां लिखा है, ये R को आपने एज अ क्या यूज किया था? एज अ, और कांस्टेंट कभी किसी पे डिपेंड, तो कांस्टेंट कभी किसी वैल्यू पे। एक्चुअली ये जो R है ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट नंबर है। ये पोटेंशियल डिफरेंस और I पे डिपेंड नहीं करेगा, इसकी डिपेंडेंसी अपनी अलग है। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो किसी भी कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करता है और किसी भी कंडक्टर के एरिया पे डिपेंड करता है। तो आप वहां से बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कॉमन सेंस है, अगर लेंथ बढ़ाओगे, किसी चीज का लेंथ बढ़ाओगे तो एरिया तुरंत कम हो जाएगा, क्योंकि उस कंडक्टर का वॉल्यूम आपको क्या रखना है? कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, और अभी किए हो कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ। तो अगर लेंथ बढ़ा रहे हो
तो एरिया को घटना पड़ेगा तभी तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रख पाओगे। अगर आपके पास एक रबड़ है, एक वायर है, और उस वायर को अगर आप खींच देते हो तो वायर का अगर लेंथ बढ़ेगा तो उसके एरिया को तुरंत कम होना पड़ेगा, क्योंकि उस वायर का हमको क्या कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के लिए अगर लेंथ बढ़ा तो एरिया को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। तो आर की जो डिपेंडेंसी है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों इक्वेशन को आप एक साथ कंबाइन करो तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। और ये कहां से आया था, ये अभी पीछे प्रूफ करा दिए हैं, पीछे कराए हैं प्रूफ, ठीक। कहां से आया था, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो इज इक्वल टू, और साथ में कांस्टेंट कौन लगेगा यहाँ पे, रो। तो रो एल बाई ए, और ये रो को क्या बोले हो, रेजिस्टिविटी, या इसको क्या बोले हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले हो। और इसकी भी वैल्यू पीछे हम करा दिए हैं कि रो की वैल्यू क्या होती है, समझ आया। यहां से जरा रो की वैल्यू निकालो पहले। तो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी कभी किसी क्वेश्चन में तुमसे रो हो सकता हो, डिटरमाइन करने के लिए वो पूछ ले, समझ आया। अब एक बात फिर से वही बात रिपीट होगी, रो एज अ कांस्टेंट यूज किए हो, रो एज अ कांस्टेंट यूज किए हो। रो के फॉर्मूले में आर ए एल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम क्या सोचेंगे कि रेजिस्टिविटी किस किस पे डिपेंड कर रहेगी, रेजिस्टेंस पे करेगी, एरिया पे करेगी, लेंथ पे करेगी, नहीं करेगी। क्योंकि रेजिस्टिविटी को एज आ क्या यूज किए हो यहां पर, एज आ कांस्टेंट। जो भाई जो रूल यहां यूज किए थे कि आर को कांस्टेंट यूज किए थे तो उसकी डिपेंडेंसी इन पे नहीं करती थी, उनका अलग था। वैसे ही रेजिस्टिविटी को भी तो एज अ कांस्टेंट यूज किए हो तो इसकी भी डिपेंडेंसी इस पे नहीं होगी, इसकी डिपेंडेंसी भी अलग है। तो रेजिस्टिविटी दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहला, आपने मटेरियल कैसा लिया, नेचर ऑफ मटेरियल। जैसे अगर तुमने कॉपर का वायर लिया है तो कॉपर, जब तक कॉपर का वायर, हाँ देखो क्या बोले थे, रेजिस्टिविटी किस किस पे डिपेंड करती है। पहला आपका हो गया नेचर ऑफ मटेरियल। आप अगर कॉपर का वायर लिए हो और कॉपर के वायर के साथ आप चाहे उसको सर्कल बनाओ, चाहे उसको लंबा खींचो, चाहे उसको छोटा करो, डजंट मैटर। कॉपर का वायर अगर है, जब तक मटेरियल नहीं बदलेगा तब तक रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। आप एल्यूमिनियम के तार ले लिए, आप उसके साथ जो एक्सपेरिमेंट करना हो आप करिए, जब तक एल्यूमिनियम नहीं बदलेगा रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। दूसरा, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ये। जब तक टेम्परेचर नहीं चेंज करोगे किसी भी मटेरियल का, उसका रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। वो अब क्वेश्चन में घुमाएंगे पेपर, बेसिकली पेपर में क्वेश्चन क्या घुमाएंगे आपसे, वो जैसे आपको पता है रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रहा है। अब वो घुमाएंगे ऐसे, वो आपसे क्या कहेंगे कि तुम्हारे पास कॉपर का वायर है, तुम्हारे पास कॉपर का वायर है और ये कॉपर का जो वायर है वो 20 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया है, ठीक। और इस कॉपर के वायर को तुमने 2 टाइम्स स्ट्रेच कर दिया। ध्यान से सुनना, तुमने उस कॉपर के वायर को 2 टाइम्स स्ट्रेच कर दिया। तो अगर उस कॉपर की इनिशियल रेजिस्टिविटी रो थी 20 डिग्री सेल्सियस पर और उसको स्ट्रेच कर दिए हो तो उसकी फाइनल रेजिस्टिविटी क्या होगी, उसकी फाइनल रेजिस्टिविटी क्या होगी। अब बच्चे क्या है, बच्चे इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे, बट इसमें सॉल्व करना ही नहीं है। डिपेंडेंसी किसकी पूछी गई है, रेजिस्टिविटी की। और रेजिस्टिविटी हमें पता है सिर्फ 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, पहला नेचर ऑफ मटेरियल और दूसरा टेम्परेचर। तो वायर कौन सा है, किस टेम्परेचर पर है, 2 टाइम स्ट्रेच कर दिए, अब भी वायर किसका है, कॉपर का, और अभी भी टेम्परेचर वो कितना पे रखा गया है, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी चेंज एज सेम एज जैसे स्टार्टिंग में थी वैसे ही वही रहेगी। समझ आया। तो कोई भी वायर हो, जब तक वायर और जब तक टेम्परेचर ये दोनों जब तक नहीं बदलेंगे तब तक तुम्हारी रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। समझ आया, क्लियर हुआ। अब आता है डिपेंडेंसी रेजिस्टेंस का, कि यही सेम कहानी आपको रेजिस्टेंस के साथ करना है। और मैं क्लियर कट बता दे रहा हूं आपको, जब आप वाइवा देने जाएंगे तो ये क्वेश्चन डैम श्योर है वो आपसे पूछेगा कि आपके पास एक वायर है। अब वो वायर आपसे नहीं बोलेंगे किसका है, वो आपसे बोल देंगे कि एक वायर है जिसका इनिशियल रेजिस्टेंस 4 ओम है, ठीक। और इस वायर को 2 टाइम्स स्ट्रेच कर दिया गया, इस वायर को 2 टाइम्स स्ट्रेच करके खींच दिया गया।
तो अगर इस वायर को स्ट्रेच करके खींच दोगे तो उस वायर का लेंथ चेंज हो जाएगा कि नहीं चेंज हो जाएगा। और हमें पता है कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ पे और किस पे डिपेंड करता है। तो अगर 2 टाइम्स स्ट्रेच करोगे वायर को तो लेंथ बदलेगा कि नहीं बदलेगा, और अगर लेंथ बदल जाएगा तो उस वायर का रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। तो आपसे कहेंगे कि एक वायर है जिसका इनिशियल रेजिस्टेंस 4 ओम है, उस वायर को 2 टाइम्स स्ट्रेच कर दिया तो उस वायर का फाइनल रेजिस्टेंस कितना होगा। प्रैक्टिकल में आपसे डायरेक्ट पूछे, आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप बैठ के पेन पेज लेके सॉल्व करोगे, वहां आपको ऑन द स्पॉट आंसर देना होगा। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हम दे रहे हैं, नया वाला रेजिस्टेंस निकालना होगा तो R डैश इज इक्वल टू N स्क्वायर अपॉन RI का मतलब हो गया ओरिजिनल रेजिस्टेंस। अब इसमें जो ये N है इसको बोलते हैं नंबर ऑफ कंप्रेशन या नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग। भाई या तो खींचोगे 2-3 गुना या तो उसको कंप्रेस दबाओगे। अगर मान लो 5 मीटर का वायर है और उसको दबा दिए तो हो सकता हो 3 मीटर का, लेंथ बदली कि नहीं बदली, और अगर लेंथ बदल जाएगी तो फिर रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। दूसरा, अगर आप खींचोगे तब भी चेंज हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना डायरेक्ट। अब देखो इस क्वेश्चन पे इसको फिट कैसे करोगे। R डैश क्या है तुम्हारा नया वाला रेजिस्टेंस, N स्क्वायर नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग और नंबर ऑफ कंप्रेशन, कितना टाइम स्ट्रेच किए हो 2, तो N की वैल्यू क्या हो गई 2, तो 2 का स्क्वायर 4, और RI का मतलब होता है इनिशियल रेजिस्टेंस। इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है 4, तो 4 × 4 मतलब नया वाला रेजिस्टेंस कितना आएगा 16 ओम आएगा। मतलब नया वाला जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा 16 ओम आ जाएगा। तो ये डायरेक्टली याद रखो N स्क्वायर R। और तुमसे कोई पूछा कि इनिशियल रेजिस्टेंस 8 ओम है, उसको 3 टाइम्स उसको कंप्रेस कर दिए, 3 टाइम उसको कंप्रेस कर दिए, तो 3 टाइम कंप्रेस किए तो N की वैल्यू 3 3 जा 9, 9 × 8, 8 9 जा 72। नया वाला रेजिस्टेंस उस बार कितना हो जाएगा 72 ओम हो जाएगा। समझ आया डायरेक्टली क्या हुआ। अरे कंप्रेस कर दिए, इनिशियल रेजिस्टेंस 8 ओम था, इनिशियल रेजिस्टेंस 8 ओम था, उसको 3 टाइम्स कंप्रेस कर दिए, 3 गुना उसको कंप्रेस कर दिए, तो कंप्रेस कर दिए तो अब नया रेजिस्टेंस कितना होगा, तो N की वैल्यू कितनी हो गई 3, 3 का स्क्वायर 9, और पुराना वाला रेजिस्टेंस 8, 8 9 72, तो नया वाला रेजिस्टेंस कितना हो गया 72 ओम हो गया। समझ आया। तो ये डायरेक्ट ना कम से कम प्रैक्टिकल के लिए याद रखो, नोट्स में है लेकिन कम से कम ये प्रैक्टिकल के लिए याद रखना क्योंकि ये पूछा जाएगा, ये हमारे टाइम पे भी पूछा गया था। साइन क्या, तो फिजिक्स और विदाउट यूनिट ऑब्वियस नंबर कट जाएगा। ये तो 11th में उसमें पढ़ाया गया था आपको। तो खाली 72 बोलोगी तो वो तुमसे कुछ नहीं बोलेगा ना, वो तो जान जाएगा कि तुमको नहीं पता है। वो यही सब तो इंप्रेशन वहाँ जमाना है तुमको, यही सब तो देना है कि पूरा बोलो 72 ओम। और ओम बोलने में तुम्हारा क्या जा रहा है, ओम बोलने में बहुत बड़ा हो जा रहा है क्या, ओम नहीं बोल पा रहे हो तो वो छोटा, तो वो तुम्हारा इंप्रेशन खराब होगा ना, उसका क्या जाएगा, वो तुम्हारा इंप्रेशन खराब होगा उसमें। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखो। तो एरिया कम होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेगा, ओवरऑल तो वॉल्यूम वही रहेगा ना रेजिस्टेंस। तो एरिया जितना लेंथ बढ़ाओगे उतना एरिया तुरंत आधा नहीं, उतना ही आधा कर लेगा वो ओवरऑल। भाई 2 टाइम्स लेंथ करोगे तो एरिया तुरंत अपने आप को हाफ कर लेगा, भाई 2 कर देगा वो, वॉल्यूम कांस्टेंट कर देगा तुरंत वो। ठीक, चलो क्वेश्चन लिखो जरा, लिखो क्वेश्चन लिखो। The resistance of a conductor, the resistance of a conductor, the resistance of a conductor of length small l, of length small l and area of cross section capital A, and area of cross section capital A is capital R. Area of cross section A, capital A, is capital R, full stop. If its length is double, if its length is double, if its length is double and area of cross section is half, and area of cross section is half, area of cross section is half, then find new resistance, then find new resistance।
अब देखो इसको हम दोनों तरीके से करा दे रहे हैं, क्योंकि आपको एकेडमिक सेक्शन में मान लो ये कॉपी में आपको बोर्ड में आएगा तो आपको पूरा प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा उनको 2 नंबर प्रूफ, क्योंकि वो जो शॉर्टकट तरीका है वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव और तुरंत के लिए, लेकिन आपको पेपर में 2 नंबर लेना है तो प्रूफ करना है। पहले शॉर्टकट वाले से देख लो। शॉर्टकट वाले में क्या कहा था कि नया वाला रेजिस्टेंस इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन आर इनिशियल, यही कहा था। अब आप लेंथ और एरिया में से किसी एक को पकड़ लो, तो आप एरिया को नहीं, आप जब भी कोशिश करिए आप किसको पकड़िएगा, सिर्फ लेंथ को ही पकड़िएगा, काम आसान रहेगा। क्योंकि जब लेंथ घटे बढ़ेगा तो उसके रिस्पेक्ट में एरिया घटता बढ़ता है। तो पहले किसके साथ छेड़खानी होगी, लेंथ के साथ। एरिया को छेड़ के लेंथ नहीं कर पाओगे, लेकिन लेंथ को छेड़खानी करके एरिया में चेंज ला सकते हो। तो आप लेंथ पे ही पूरा ध्यान दीजिएगा। तो आपको चाहिए नया वाला रेजिस्टेंस आर डैश। अच्छा, लेंथ के साथ कितना छेड़खानी किया है, लेंथ को क्या किया है उसने, डबल किया है। तो लेंथ को डबल करोगे तो n की वैल्यू 2 का स्क्वायर, और इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है क्वेश्चन में, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है क्वेश्चन में, खाली कैपिटल आर है तो कैपिटल आर हो गया, 2 2 4। तो आर डैश इज इक्वल टू नया वाला रेजिस्टेंस कितना आ गया, ये डायरेक्टली आया। अब इसी को हम पूरा लॉन्ग मेथड से जो आपको कॉपी में प्रूफ कराना वो हम करके दिखा दे रहे हैं। चलो अब देखो इसको प्रूफ करो। जैसे हमें पता है वी नो डैट, हमें पता है कि R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई A। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1, ये मान सकते हो R इनिशियल। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कहा है कि लेंथ को क्या किया गया है, डबल। तो लेंथ को डबल किया गया है, मतलब L डैश, मान लो L डैश ये कितना हो गया, डबल 12 हो गया। और एरिया तो A डैश, एरिया क्या हो गया, हाफ। तो एरिया क्या हो जाएगा, A बाई 2। ये समझ आएगा नहीं समझ आएगा। क्वेश्चन में लेंथ क्या कहा था, डबल। तो नया वाला लेंथ L डैश ओरिजिनल वाले का डबल हो गया, और नया वाला एरिया A डैश ये पुराने वाले एरिया का हाफ हो गया। हमको नया वाला रेजिस्टेंस चाहिए, तो नया वाला रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R डैश इज इक्वल टू रो की रो डैश, रो, क्योंकि ना वायर चेंज हुआ और ना टेम्परेचर चेंज हुआ तो रेजिस्टिविटी वही रहेगी। तो रो, और L की L डैश, L डैश क्योंकि लेंथ और एरिया चेंज कर दी हो ना, तो L डैश अपॉन A डैश। तो R डैश इज इक्वल टू रो, L डैश की वैल्यू कितनी है 2 इंटू L, और A डैश की वैल्यू कितनी है A बाई, तो A बाई 2, A और बाई 2 लिखोगे तो वो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो R डैश इज इक्वल टू रो, अच्छा रो, फिर यहां क्या है L अपॉन A और मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2, 4 हो गया। अभी हमको ये बताओ रो L बाई A इतनी की वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हो, R इनिशियल यही तो था, तो यहां पे क्या लिख सकते हो R, और यहां पीछे क्या लिखा है इंटू 4 इज इक्वल टू R डैश। तो R डैश इज इक्वल टू 4R। देखो वही आया, लॉन्ग मेथड से भी वही आएगा, शॉर्ट से भी वही आएगा, बट इस पे क्योंकि आपको एकेडमिक में नंबर देंगे वो। अब मार्किंग स्कीम कैसे होती है, आधा नंबर इस पे मिलेगा, आधा नंबर ये करने मिलेगा अगर ये कर दिए, आधा नंबर वैल्यू पुटिंग पर मिलेगा, और आधा नंबर इस पे मिलेगा आंसर लाने पे। ऐसे मार्किंग स्कीम सेट होती है बोर्ड में। तो वो इसीलिए कहते हैं कि बोर्ड में स्टेप मार्किंग की जाती है, जिसकी वजह से बच्चे पास हो जाते हैं। ठीक, उतारो।